डॉक्टर राकेश, तो आपको राहुल गांधी के रेफरेंस में क्या आपको उनका लग रहा है कि उनका कद बहुत बढ़ गया है? जनार्दन भाई साहब, आप अपना टेस्टिंग कर लीजिएगा, आप हम लोग रोक के आपको पूछ लेंगे अगर आपकी आवाज के बात जब एक बार हो जाए तो बताइएगा। डॉक्टर राकेश, तो राहुल गांधी के रेफरेंस में ये सत्र में आपको क्या लग रहा है? अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी जी कर जी, धन्यवाद आनंद जी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लीडर अपोजिशन होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। आप तो जानते ही, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में विपक्ष के नेता को शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसा समाज मानता, जानता और देखता है। राहुल गांधी भी लगभग उसी भूमिका में है। पिछले कई सालों से, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद के अगर हम दौर का आकलन करें, तो राहुल गांधी ने कई सीढ़ियां ऊपर चढ़कर अपने आप को साबित किया है। यद्यपि वे साबित तो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। मैं हमेशा उसके लिए एक बेंचमार्क का उल्लेख करता हूं, 31 दिसंबर 2019 का कोविड की चेतावनी वाला राहुल गांधी का ट्वीट। वो शायद भारत के इतिहास में दर्ज रहेगा कि वो पहला व्यक्ति था जिसने इस देश और सरकार को आगाह किया था कि एक बीमारी आने वाली है, महामारी आने वाली है, सरकार इसके लिए चेत जाए। सरकार ने क्या किया था, ये भी याद दिला दे। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई। यहां तक कि 13 मार्च 2020 का भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान है, उनका प्रेस नोट है, ट्वीट है कि देयर इज नो नीड टू पैनिक, हेल्थ इमरजेंसी की जरूरत नहीं। और उसके चंद दिन बाद लॉकडाउन घोषित कर दिया था प्रधान। ये सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा भी राहुल गांधी जिन विषयों पर देश को, समाज को, सरकार को आगाह करते रहे, लगभग उनकी सारी बातें सही साबित हो रही। यद्यपि उन्हें खुद ये नहीं कहना चाहिए, जैसा उन्होंने अभी असम में कहा है। अगर उनका कोई सलाहकार ठीक होता तो उनसे कहता कि आप अपने मुंह से मत कहिए कि मैं जो कहता हूं वो सही साबित हो जाता है। ये कहने के लिए बाकी पूरा देश है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी प्रशंसा और अपनी निंदा स्वयं नहीं करना चाहिए, दूसरे लोग है ना कर लें। अब आते हैं जो हालिया जो मुद्दे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सरकार की आपराधिक चुप्पी, खासतौर से प्रधानमंत्री की। मैं इसे सीधे सीधे आपराधिक चुप्पी कहूंगा। किसी सभ्य समाज में देश के मुखिया को देश के सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए। सी ग्रेड सिनेमा के डायलॉग देना, मेरी रगों में सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है और जमीन से खोद कर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, इतने सारे डायलॉग की बजाय एक बार देश को ये बता देते कि 4 दिन की लड़ाई में हमारा भी ये नुकसान हुआ, हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं हर बार ये कह रहा हूं, दुनिया में कोई युद्ध ऐसा नहीं होता जहां किसी एक पक्ष को कोई नुकसान न हो। कभी नहीं हुआ। तो अगर नुकसान भी हुआ है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, कोई बात नहीं। जंग थी, हमारे जहाज भी गिरे तो मानेंगे। पर हम चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री बताए, हमारी सरकार बताए। दुनिया का दरोगा अगर कल रात को डिनर करते हुए रिपब्लिकन सांसदों के बीच में ये कहे कि 5 जहाज गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, भले उसने भारत का नाम नहीं दिया, लेकिन हमने तो उस लड़ाई के बाद आज तक ये क्लेम ही नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए। तो इसमें स्वयं में अंतर्निहित है कि ये नुकसान हमारा है। अब जो संसद में सत्र की बात आप कर रहे हैं, हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, देखिए सर, हम अभी से जानते हैं सत्र में विपक्ष को सवाल उठाने का कोई मौका सरकार नहीं देती। पिछले 10 साल का तजुर्बा ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो हुड़दंगी टोली है वो किस तरह का शोर करेगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को सवाल ही उठाने नहीं देगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सदन का बहिर्गमन करके चले आए। मैं अभी इस चरण में सिर्फ इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि ये वो देश है सर जहां चीन के हमले के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब के 33 साल के युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की मांग को शिरोधार्य किया, संसद का विशेष सत्र बुलाया। यद्यपि उस वक्त विपक्ष ने यह कहा था कि आप चाहें तो इस सत्र को पर्दे में कर सकते हैं, यानी इसकी जानकारी देश के सामने ना आए। पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, इस देश को सब कुछ मालूम होना चाहिए। लंबी बहस हुई,
33 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उनके पास उस वक्त और भी प्रभार था, रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास था, 33 बार हस्तक्षेप किया उस डिबेट में, 4000 शब्दों में अपनी बात कही, सारे आरोप सुने, अपनी ही पार्टी के सांसद, अपने साथी मंत्री महावीर त्यागी के आरोप सुने। यह था लोकतांत्रिक निजाम। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सदन में कितनी बहस करने देगी, कितने सवालों के जवाब देगी, ये हम अभी से जानते हैं। जो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहा, वो सदन के भीतर खड़े होकर विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देगा? सर्वदलीय बैठक में तो उस तरह की बहस भी नहीं होती ना। सदन के पटल, सदन और सर्वदलीय बैठक में अंतर है। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा, माइक बंद किए जाएंगे, विपक्ष के नेताओं के म्यूट किए जाएंगे, सरकार एक तरफा अपनी छाती ठोक कर देश को ये बता देगी कि उसने बहुत बड़ा पराक्रम किया। निश्चित तौर पर इस समय राहुल गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। सदन में अगर उन्हें बोलने दिया गया तो वे जो सवाल उठाएंगे उनके जवाब सरकार देती है कि नहीं, ये आने वाले समय में हम देखें। डॉक्टर राकेश, जरा एक बात पे और बातचीत कर ली जाए। एक बड़ा मसला पहलगाम और ट्रंप के अलावा एक चुनाव आयोग भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी आपकी यहाँ बातचीत वो सब धरा रह जाएगा। जिस तरह से पूरे लोकतंत्र के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को मतलब इसको कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में बीजेपी उसको खत्म कर देने के उसमें है कि मतलब वो सारा कुछ ऐसा तंत्र हो जाए कि बीजेपी के ऑफिस से ही सारा वोट सेटल हो जाए, किसी को वोटर पे। इस पे भी आपको लगता है कि संसद में थोड़ा प्रेशर बनेगा, लोग इस पे बात करेंगे? क्योंकि निशिकांत दुबे ने कल ही बहुत साफ कह दिया है कि अगर मोदी जी नहीं हैं तो बीजेपी, निशिकांत दुबे कह रहे हैं 150 सीटें में लाने में उसको लाले पड़ जाएंगे, वो मोदी जी की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो मोदी जी का मतलब मैं चुनाव आयोग की बात इसलिए कर रहा हूं कि बिहार में इसका डायरेक्ट इफेक्ट होने जा रहा है। बीजेपी को लगता होगा कि वो मैनेज करेंगे, लेकिन बिहार में इसका प्रभाव तो खराब हुआ ही। डॉक्टर राकेश, नहीं, मैं ही इसमें आप लोगों से भाई कम वो पढ़ा लिखा। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज ये बता दीजिए, डॉक्टर राकेश माफ कीजिएगा, कि चुनाव आयोग का, मैं क्योंकि मोदी जी का सारा कुछ जो कैलकुलेशन होता है, मोदी जी का और प्रेजेंट बीजेपी नेतृत्व का इलेक्शन, बिहार इलेक्शन से पहले मानसून सत्र है, उसके बाद जो विंटर सेशन आएगा तब तक बिहार का इलेक्शन हो चुका होगा। इसमें बहुत सी चीजें वो बिहार को सामने रख के वो अपने कुछ निर्णय लेना चाहेंगे। यहां पे मेरे एक दर्शक कह रहे थे कि उनका विश्वास यह है कि सिंदूर पार्ट 2 बिहार इलेक्शन से पहले जरूर होगा, क्योंकि उनके पास और कुछ वोट की नहीं, तो सिंदूर पार्ट 2 करेंगे। एक रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मोदी जी जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार में 52 बार गए हैं, और ये 2025 में उनकी 5वीं विजिट थी 2025 में। और अभी भी वो बताते हैं कि मोतिहारी को वो मुंबई बना देंगे और किसको पटना को पूना बना देंगे, कुछ इस तरह की मतलब जिसका ना सिर ना पैर, इस तरह की बातें करके आते हैं। बिहार इलेक्शन के मद्देनजर, जैसा जननायक भाई साहब का कहना हम सबको यह है कि ये बीजेपी वोट की दृष्टि से, इसमें आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि कुछ उनके जो वोट सरक रहे हैं वो वापस आ जाएं, या कुछ ऐसा ना करें, कम से कम वोट का नुकसान ना हो? क्योंकि ये बिहार में लोगों में अब ये डर पैदा हो गया है कि उनका वोट का अधिकार भी अब छीना जाने वाला है। डॉक्टर राकेश, देखिए सर, बिहार भारतीय जनता पार्टी की एक दुखती रग है। वहां आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। अटल बिहारी वाजपेयी का दावा था, वे सपना देखते थे, उनका बयान है कि मेरा सपना है कि एक बार हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। बिहार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके बाद जो लगे लगे चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, ये मुहूर्त न बिगड़ जाए, बिस्मिल्लाह न बिगड़ जाए, इसलिए बिहार को ये इन प्रकार जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह एंड कंपनी कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर व्यास जी ने चुनाव आयोग और सरकार से जो नाउम्मीदी जताई है, वो अकेले डॉक्टर व्यास की नाउम्मीदी नहीं है, ये पूरे समाज और देश के
जो थोड़े से सतर्क सुचिंतित नागरिक हैं उन सबको लगने लगा कि अब इस सरकार से उम्मीद करना बेईमानी है। क्योंकि सरकार और उसके आनुषंगिक संगठन के रूप में काम करने वाली जो सरकारी एजेंसियां हैं वे इतनी अति कर रही हैं कि अब ऐसा लगने लगा है कि क्या सचमुच में इस अंधेरी सुरंग का कोई सिरा कभी आएगा, कभी रोशनी दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरह अभी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, गहन जांच चल रही है, जिस तरह से लोगों के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, चुनिंदा जो वोट बैंक हैं, जो पॉकेट्स हैं, उनको किसी तरह से वोट डालने से रोकना है और अपने वोटर्स को बनाए रखना है। और इसमें चुनाव आयोग पूरा तन मन धन से बीजेपी और सरकार के साथ खड़ा है। ये बूमरैंग कर सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, बिहार के लोगों को लगने लगा है कि उनका वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश में है इस सरकार। अगर बिहार में संभावनाएं बढ़ती गई हार की, तो जो हमारे दर्शक ने अभी संभावना या आशंका जताई है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 हो सकता है, वो मुमकिन है। क्योंकि देखिए, सीज फायर के बाद भी सरकार बार बार ये दोहराती रही है, सरकार और उसके जो भी चेहरे हैं, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, भविष्य में कभी कुछ ऐसा हुआ, आतंकवादी घटनाएं हुई, तो सरकार घुसकर जवाब देगी। तो एक रस्म अदायगी के लिए गोदी मीडिया के सहयोग से, सोशल मीडिया के अपनी आईटी सेना की मदद से एक भौकाल उठाने की कोशिश बिहार चुनाव से पहले हो सकती है। कोई एक छोटी मोटी स्ट्राइक करके वैसा ही तुमार बांधा जाएगा जैसा 7 मई की रात को, और अगले 3 दिन में बताया गया कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, लाहौर और कराची तक हमारी सेनाएं पहुंच गई हैं। हमारे मीडिया ने तो यही बताया। तो ऐसी कोशिश हो सकती है, क्योंकि मोदी चुनावी जीत के लिए किसी भी सीमा के आगे जा सकते हैं। सेना के नाम पर वोट मांग सकते हैं, शहीदों के नाम पर वोट मांग सकते हैं। पुलवामा और उसके बाद बालाकोट के नाम पर उन्होंने वोट मांगे ही थे। आपको बिहार उड़ीसा में दिया गया भाषण याद होगा कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स का पहला वोट शहीदों के नाम पर नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सारी चीजें बीजेपी की और मोदी शाह की हताशा को भी रेखांकित कर रही। उनके पास भी ये सूचनाएं पहुंच ही रही होंगी कि बिहार में हालात ठीक नहीं है, जनता का मूड वैसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की वैसी धमक समाज में नहीं हुई जैसी उन्होंने उम्मीद की। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर करा के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, और अब इस तरह के बयान के 5 फाइटर जेट गिरे। तो जब राहुल गांधी ने आज पूछ लिया ट्वीट करके, बताएं किसके जहाज गिरे। भारत सरकार ने तो क्लेम ही नहीं किया था कभी कि उसने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए। पाकिस्तान का तो लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ शरीफ चौधरी, वो तो क्लेम शुरू दिन से कर रहा है कि 5 जहाज गिराए, 3 रफाल, एक SU-30, एक MiG-29। तो इन सारे सवालों के जवाब नहीं सूझ रहे, इसलिए बीजेपी कुछ भी ऐसा कर सकती है जो चुनावी लाभ के लिए हो, भले ही देश का अहित हो जाए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिन देश के लिए बहुत सतर्कता के दिन है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो जो इनका जुमला है, मोदी है तो मुमकिन है, सचमुच में मोदी है तो मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए।